जी, आज हम डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल बॉडी के हर टिश्यू में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर होता है, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड बाय द यूरिया साइकिल आर ओनली प्रेजेंट इन लिवर। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम वो एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो बाकी टिश्यूज में एब्सेंट हैं। सो ऑल द यूरिया फॉर्मेशन टेक्स इनसाइड लिवर। अब यूरिया कहाँ से आया? हमें बोला क्यों परेशानी है कि यूरिया लाजिमन बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो, इसलिए क्योंकि वी हैव गॉट प्रोटीन्स इन आवर डाइट। जब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में जाती है, डाइजेस्ट होकर एब्सॉर्ब होकर लिवर के पास पहुंचती है, तो लिवर के पास बहुत सारे रास्ते हैं इन अमाइनो एसिड्स को डील करने के। ये अमाइनो एसिड्स यूटिलाइज होते हैं बाकी प्रोटीन्स बनाने को, या कार्बोहाइड्रेट, या फिर कार्ब्स, फैट्स एंड अदर प्रोटीन्स। इन्हीं अवेलेबल अमाइनो एसिड से बनती है। दीज अवेलेबल अमाइनो एसिड्स इनसाइड द लिवर आर कॉल्ड अमाइनो एसिड पूल। दिस अमाइनो एसिड पूल से या तो सिंथेसिस की तरफ चीज़ें जाती हैं, या फिर जिस अमाइनो एसिड की ज़रूरत नहीं है बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। दो तरीके हैं हर अमाइनो एसिड के अमोनिया को ट्रीट करने के लिए। देखिए, याद कीजिए, अमाइनो एसिड कौन है भला? अमाइनो एसिड वो है जिसके एक तरफ एसिड ग्रुप है, जिसके दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप है। तीसरे किनारे पे लाजिमन हमेशा इसेंशियली हाइड्रोजन रहता है, और चौथे किनारे पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ये इसेंशियली एक अमाइनो एसिड ग्रुप है। इस अमाइनो एसिड के पास अमोनिया है। अगर ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो बकाया हमारे पास कार्बन स्केलेटन बचेगा अमाइनो एसिड का। ये कार्बन स्केलेटन बहुत सारी चीज़ों के सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, ये बेकार चीज़ नहीं है, बॉडी इसको दोबारा यूटिलाइज कर लेगी। बट अबाउट दिस अमोनिया, तो हमने अभी अभी यही डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो रिमूव करने के दो तरीके हैं। या तो अमाइनो रिमूव होता है डी अमाइनेशन के तरीके से, अमाइनो ग्रुप सेपरेट कर लें, कार्बन स्केलेटन सेपरेट कर लें, अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है ट्रांस अमाइनेशन का, मतलब जिस अमाइनो एसिड की ज़रूरत नहीं है उसका अमाइनो ग्रुप सेपरेट कर लें, किसी और एसिड के पास चला जाए, और अमाइनो एसिड जहाँ से अमाइनो ग्रुप सेपरेट हुआ है उसका कार्बन स्केलेटन यूटिलाइज हो जाए, ये अमाइनो यूरिया कन्वर्ट हो जाए। तो हमें अल्टीमेटली पता चल गया कि अमाइनो कहाँ से आता है। ये सारे का सारा अमोनिया जो ब्लड में मिक्सअप हो रहा है, टिश्यूज़ में जमा हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? ऑलमोस्ट 90% ऑफ अमोनिया इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल द प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो आपकी डाइट में जितना ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे उतना ज़्यादा अमोनिया होगा। ये अमोनिया हाईली टॉक्सिक है बॉडी के लिए, बॉडी इसको अपने पास रिटेन नहीं कर सकती। एक बेहतर ऑप्शन ये है इस अमोनिया को लेस टॉक्सिक, कम डेंजरस मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाए। दिस इज़ यूरिया। यूरिया को फिर भी कुछ देर बॉडी रिटेन कर सकती है। अमाइनो फ़ौरन इमीडिएटली पीएच चेंजेस ले आता है, इसलिए अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। अब मैंने आपसे कहा कि अमाइनो कन्वर्शन टू यूरिया सिर्फ और सिर्फ लिवर में होती है, तो क्या अमाइनो सेपरेशन भी सिर्फ लिवर में होती है? नहीं, डीअमाइनेशन और ट्रांसअमाइनेशन बॉडी के हर टिश्यू के अंदर होती है। इसका मतलब बॉडी के हर टिश्यू के पास अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो भला वहाँ से लिवर तक कैसे पहुँचेंगे? बॉडी ने उसका भी एक मैकेनिज्म डिवाइस किया है। ऑल द टिश्यूज़ के अंदर होने वाले ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन के रिज़ल्ट में जितना भी अमोनिया रिलीज़ होता है, वो सारे का सारा ट्रांसपोर्ट होता है टूवर्ड्स लिवर। अमोनिया की फॉर्म में नहीं, अभी अभी आपको बताया, अगर ये अमोनिया की फॉर्म में ट्रैवल करेगा तो ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा, बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसा, इसलिए इस अमोनिया को कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए। इस अमोनिया को एक्सेप्ट करने के लिए सारे के सारे टिश्यूज़ में एक कंपाउंड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट।
अल्फा कीटोग्लूटरेट इस अमोनिया को अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है, अपने साथ अटैच कर लेता है और ग्लूटामेट बन जाता है। ये ग्लूटामेट के अंदर अमोनिया सेफ है। आप कह सकते हैं ग्लूटामेट इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया। ग्लूटामेट इस फॉर्म में अमोनिया को अपने साथ लेकर लिवर के पास आएगा, लिवर के पास आकर ग्लूटामेट रिवर्स हो जाएगा। मतलब यही रिएक्शन जो हमने सारे के सारे टिश्यूज़ में देखा, अल्फा कीटोग्लूटरेट एक्सेप्ट्स अमोनिया एंड बिकम्स ग्लूटामेट, लिवर के अंदर आके ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ग्लूटामेट रिलीजेस दिस अमोनिया, लिवर को दे देता है ताकि वो इसको यूरिया में कन्वर्ट कर ले और खुद बन जाता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट लिवर में फॉर्म हुआ और वहाँ से पूरी की पूरी बॉडी में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ ताकि सारे टिश्यूज़ में से दोबारा अमोनिया को एक्सेप्ट करके लिवर के पास लेकर आए। तो हमने अभी अभी देखा ग्लूटामेट इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया लिवर के पास आके पूरी बॉडी में से इसी तरह जमा हो जाएगा, तो लिवर उसके लिए यूरिया साइकिल डिवाइस करेगा। अभी हम देखने लगे हैं यूरिया साइकिल कैसे रन होता है। एक लिवर सेल के अंदर दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ पोर्शन यूरिया साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रन होता है और ये बकाया पार्ट है हेपेटोसाइट का, लिवर सेल का। बकाया पोर्शन यूरिया साइकिल का साइटोसोल के अंदर होता है। एम शोज माइटोकॉन्ड्रिया, सी शोज साइटोसोल। बेसिकली 5 मेटाबोलाइट्स हैं जो ये काम करने लगी हैं। लिवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आपस में कंबाइन होकर एडिशन रिएक्शन शो करेंगी, सिंथेसिस रिएक्शन शो करेंगी और बन जाएगा कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस प्रोडक्ट है, मतलब बॉन्ड बिल्डिंग हो रही है यहाँ। तो यहाँ 2 ATPs की ज़रूरत है। एक ATP की एनर्जी बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होगी और एक ATP का फॉस्फेट कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। अब भला अटैचमेंट क्यों ज़रूरी है? ताकि कार्बामोइल को एक्टिव रखा जाए। कार्बामोइल फॉस्फेट यहाँ इस फॉर्म में ट्रैप हो जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे बाहर जाए? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज हाईली इम्परमिएबल, ये ना तो किसी चीज़ को अंदर आने देगी साइटोसोल से और ना ही किसी चीज़ को बाहर जाने देगी। कार्बामोइल फॉस्फेट इस फॉर्म में बाहर नहीं जा सकता। ऑर्निथिन प्रेजेंट है यहाँ पे साइटोसोल में। ऑर्निथिन अंदर आएगा, कैसे आएगा भला? अभी अभी तो हमने डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया किसी चीज़ को अंदर आने नहीं देता। माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्पेशल प्रोटीन्स हैं, स्पेशल चैनल्स हैं। ऑर्निथिन इस चैनल के थ्रू अंदर आएगा और कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। ऑर्निथिन एक मॉलिक्यूल है, कार्बामोइल फॉस्फेट दूसरा मॉलिक्यूल है। अभी अभी हमने ये डिस्कस किया। ऑर्निथिन कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ मिलकर एडिशन रिएक्शन शो करेगा और बना देगा तीसरा कंपाउंड सिट्रुलिन। इसका मतलब सिट्रुलिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये भी सिंथेसिस रिएक्शन है। सिट्रुलिन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मजीद एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। सिट्रुलिन को साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा। सिट्रुलिन उसी वाले चैनल को इस्तेमाल करेगा, उसी दरवाजे से बाहर जाएगा जिससे ऑर्निथिन अंदर आया। असल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस दरवाजे का काम ही सिर्फ ये है। एक ऑर्निथिन अंदर जाएगा तो एक सिट्रुलिन उसके बदले में बाहर भेजा जाएगा। एक ऑर्निथिन अंदर जाएगा तो एक सिट्रुलिन बाहर आएगा। तो हमने देखा कि ये बिजनेस है, ये ट्रेड है। एक ऑर्निथिन इन, 1 ऑर्निथिन 1 सिट्रुलिन आउट। सिट्रुलिन बाहर आ गया। अब सिट्रुलिन के बकाया कन्वर्शंस यहाँ होंगे। सिट्रुलिन एक और सिंथेसिस रिएक्शन शो करेगा और एस्पार्टेट के साथ कंबाइन करेगा। आपने देखा ये अगेन एक सिंथेसिस रिएक्शन है। सिंथेसिस रिएक्शंस में बॉन्ड बिल्ड होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसलिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ज़रूरत है या तो 2 ATP आ जाएं या फिर एक ही ATP के 2 फॉस्फेट इस्तेमाल हों। इसका मतलब
एक एटीपी से 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो क्या एक ही एटीपी से 2 फॉस्फेट रिमूव होंगे तो क्या बच जाएगा पीछे? एएमपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट यहाँ इस्तेमाल हुए तो बकाया क्या बच गया? एएमपी। इस रिएक्शन में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, हम 2 एटीपी के बराबर लेते हैं। अभी अभी आपने देखा कि 2 एटीपी हमारे पास यहाँ पे भी यूटिलाइज हुए हैं। इसका मतलब अभी तक हम लॉस में जा रहे हैं। अभी तक यूरिया साइकिल सिर्फ और सिर्फ एटीपी यूटिलाइज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, प्रोडक्शन अभी भी यहाँ से नहीं हुई है। अच्छा, सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड आपस में मिलके एक और एडिशन कंपाउंड बनाएंगे, बड़ा वाला कंपाउंड बनाएंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा आर्जिनोसक्सिनेट। ये पूरा पाथवे, ये जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा पाथवे सिंथेसिस है, एडिशन रिएक्शंस हैं, यहाँ सारे के सारे यहाँ चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब आगे का पाथवे जो हम डिस्कस करेंगे सारे का सारा ब्रेक डाउन है। अब आगे सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस वो हैं जिसमें चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। ओके, आर्जिनिनोसक्सिनेट ब्रेक डाउन करेगा 2 चीज़ों में, एक ये बनाएगा फ्यूमरेट और एक बना देगा आर्जिनिन। आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन में, ठीक है। ऑर्निथिन फिर दोबारा एक नए कार्बोमोइल फॉस्फेट को ट्रैप करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। सिट्रुलिन बनके फिर दोबारा साइटोसोल में कंटिन्यू होगा रिएक्शन। तो ये देखिए आर्जिनिन यहाँ बन गया आर्जिनिन, और आर्जिनिन से बनेगा आर्जिनिन ब्रेक डाउन करेगा इनटू ऑर्निथिन एंड यूरिया। यहाँ भी 2 चीजें हो रही हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शन, दिस इज ब्रेक डाउन रिएक्शन। आर्जिनिन ब्रेक डाउन करेगा तो यूरिया और ऑर्निथिन बनेगा, आर्जिनिनोसक्सिनेट ब्रेक डाउन करेगा तो फ्यूमरेट और आर्जिनिन बनेगा। अब देखिए भला 4 एटीपी लगा के, इसको हमने एक एटीपी काउंट नहीं किया क्योंकि यहाँ 2 फॉस्फेट इस्तेमाल हुए हैं, इसको हमने 2 एटीपी काउंट किया। अभी तक देखिए 4 एटीपी लगा के क्या हासिल वसूल हुआ? ओनली 1 यूरिया मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। यहाँ लाजिमन वाटर भी रिलीज होगा, अगर वाटर ऐड होगा। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किन एनिमल्स की बॉडी में होगा जिनकी बॉडी में बहुत सारा पानी अवेलेबल है। सिर्फ मैमल्स की बॉडी में होगा जिनकी बॉडी में वाटर अवेलेबल है, क्योंकि हर दफ़ा यूरिया बनाने को वाटर की ज़रूरत है। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक तो सिर्फ एनर्जी का इनपुट हो रहा है, तो भला बताइए बॉडी नेचुरली ऐसा कोई सिस्टम रन कर सकती है जिसमें सिर्फ खसारा हो, जिसमें सिर्फ लॉस हो, जिसमें सिर्फ एनर्जी पुट करनी पड़े? नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए यहाँ पे भी कोई तो ऐसा रिएक्शन होगा जहाँ एनर्जी आउटपुट हो रही है। जी, एनर्जी यहाँ आउटपुट हो रही है। फ्यूमरेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूमरेट मेटाबोलाइट है किसका भला? फ्यूमरेट मेटाबोलाइट है टीसीए का, क्रेब्स साइकिल का। तो फ्यूमरेट कहाँ जाएगा? फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा और क्रेब्स साइकिल को ज्वाइन करेगा इस फॉर्म में। फ्यूमरेट कन्वर्शन इनटू मैलेट बेकार नहीं है, यहाँ इस जगह पे एक NADH बनता है। एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो इससे 3 ATP रिलीज होंगे। तो हम ऊपर 4 यूटिलाइज कर चुके हैं, 3 ATP यहाँ रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल 4 हमने पुट कर दिए, 3 हमें मिल गए, तो ओवरऑल ये -1 ATP का रिलेशन है। अब आइए एंजाइम्स पे। एंजाइम्स बहुत आसान है बेटा, एक दफ़ा समझ लेंगे इसका प्रोसेस तो आपको आसानी हो जाएगी। जी, मैंने आपसे कहा यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया सिंथेसाइज हो रहे हैं, आपस में मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, सिंथेसिस रिएक्शन है, तो ये सिंथेटेज एंजाइम होगा, सही। और यहाँ क्या हो रहा है भला? ऑर्निथिन
प्लस कार्बोमोइल फॉस्फेट, ये दोनों भी आपस में कंबाइन होकर सिंथेसाइज हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि सिंथेसिस रिएक्शन है, यहाँ ट्रांस कार्बोमोइलेज एंजाइम होगा। तो हम चाहें तो इस एंजाइम को इस फॉर्म में शो कर सकते हैं। सिट्रुलिन comes into cytosol, यहाँ कोई एंजाइम नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट होकर बाहर आ रहा है। सिट्रुलिन combines with aspartate, इसका मतलब यहाँ फिर कौन सा एंजाइम होना चाहिए, क्योंकि सिंथेसिस हो रहा है इसलिए सिंथेटेज होना चाहिए। ओके, यहाँ देखिए आर्जिनोसक्सिनेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन का मतलब है लिसिस, इसलिए यहाँ कौन सा एंजाइम होना चाहिए, लाएज होना चाहिए। L फॉर लाएज। आर्जिनिन अगेन ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू यूरिया एंड ऑर्निथिन, यहाँ भी लाएज होना चाहिए। ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ आर्जिनिन को ब्रेक डाउन करता है, उसी को पहचानता है, स्पेसिफिक है, इसलिए इस लाएज एंजाइम का नाम हमने रख दिया आर्जिनेज। फाइन। तो ओवरऑल हमने देखा इस पूरे यूरिया साइकिल के एक कंपाउंड है सिट्रुलिन, जिसकी फॉर्मेशन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्निथिन हो रही है साइटोसोल के अंदर। आप देखिए यहाँ से ऑर्निथिन से लेकर आर्जिनिनोसक्सिनेट तक ओनली कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं, सिंथेसिस रिएक्शंस हैं, सिर्फ सिंथेसिस हो रहा है, एटीपी यूटिलाइज हो रही है, और आगे लेकर भला क्यों चले आगे, क्योंकि ऑर्निथिन रीजेनरेट करना है। एक ऐसा पाथवे जिसमें एक मेटाबोलाइट जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, साइकिल को स्टार्ट करता है, पाथवे को स्टार्ट करता है, फिर दोबारा रीजेनरेट हो जाता है, ऐसा पाथवे साइक्लिक पाथवे कहलाता है। इसलिए हम यूरिया पाथवे को यूरिया साइकिल बोलेंगे। अभी बात हो रही थी हमारी, ये सिर्फ लिवर के अंदर क्यों होता है, भला ब्रेन और किडनी के अंदर क्यों नहीं होता। ब्रेन के अंदर एक एंजाइम एब्सेंट है, ब्रेन के अंदर यहाँ प्रेजेंट सिंथेटेज एब्सेंट है, ये एंजाइम ब्रेन के अंदर एब्सेंट है। ब्रेन के पास ये एक एंजाइम नहीं है, कौन सा वाला, सिंथेटेज 1 वाला। इसको बोलते हैं कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 को एक कोएंजाइम की ज़रूरत होती है। ये कोएंजाइम है एन-एसिटाइल ग्लूटामेट। एन-एसिटाइल ग्लूटामेट इस एंजाइम के एक्शंस के लिए ज़रूरी है। अगर ये एब्सेंट होगा तो ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। जितना ज़्यादा NAG उतना ज़्यादा सिंथेटेज की एक्टिविटी, उतना ज़्यादा यूरिया की फॉर्मेशन। NAG भला कैसे काम करेगा, ये ग्लूटामेट के साथ ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा ग्लूटामेट उतना ज़्यादा NAG, उतना ज़्यादा सिंथेटेज की एक्टिविटी, उतना ज़्यादा यूरिया फॉर्मेशन। फिर हमने कहा कि ये सारे का सारा रिएक्शन किडनी में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भला, ऐसी क्या चीज़ है जो किडनी में एब्सेंट है, दिस एंजाइम आर्जिनेज। किडनी के अंदर एक एंजाइम है आर्जिनेज, दिस एंजाइम इज एब्सेंट, इसीलिए यूरिया फॉर्मेशन किडनी के अंदर नहीं हो सकती। ये लेक्चर नंबर 1 है। स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए आप लेक्चर नंबर 2 को रेफर करें।